मैग्नेट्स मैग्नेट्स एक नेचुरल और आर्टिफिशियल टाइप में डिवाइड किया हम लोगों ने। आर्टिफिशियल के अंदर अभी परमानेंट रहेंगे और टेम्पररी रहेंगे। ओके, नेचुरल मैग्नेट्स विल बी वेरी वीक एक्चुअली। मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू m इंटू 2l, वेयर m इज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। इसके बारे में मैं शायद आपको बताया नहीं है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज दी, देखो यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो ये फोर्स है ना, मतलब यहाँ पे ये जो हिस्सा है ना दूसरे वाले मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। जो अट्रैक्शन का एफिनिटी रहेगा ना उससे कैलकुलेट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ से। समझ गया ना, दूसरा मैग्नेट को कितना ज़्यादा एफिनिटी कर रहा है। और ये मैग्नेट है, साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो ये वाला लेंथ जो है ना, टोटल लेंथ, ये वाला लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर जो लेंथ रहेगा ना इसका, 9 सेंटीमीटर, दिस विल बी लेंथ ऑफ मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं इसको। ये असली ज्योमेट्रिक लेंथ रहता है मैग्नेट का ज्योमेट्रिक लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन मैग्नेटिक लेंथ है ना 9 सेंटीमीटर बन जाता है, याद हो ये दिखाई दे। कटिंग ऑफ मैग्नेट्स, अगर आप मैग्नेट का लेंथ है ऐसा, आप इसको हाफ कर दिए यहाँ से तो l/2 हो जाएगा लेंथ। m न्यू, मैं यहाँ पे मैंने छोटा लिखा है, m कैपिटल M होना चाहिए। ओके, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वाला m है। और ये याद रखो, मैग्नेटिक डाइपोल भी कह सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी कह सकते हैं, और एल्स मैग्नेटिक मूवमेंट भी कह सकते हैं। ओके, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ना, जो नया बनेगा ना वो m/2 बन जाएगा। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज सेम m, लेकिन लेंथ को हाफ करने की वजह से l/2 आ जाएगा यहाँ पे। अभी आप एरिया हाफ कर दोगे तो जो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा m/2 बन जाएगा। लेंथ तो 2l जैसा का वैसा, लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा एरिया हाफ करने की वजह से। ओके, पोल स्ट्रेंथ प्लस m माइनस m। और एक और चीज़ याद रखिए आप, हम लोग जो कॉइल रहता है ना, कॉइल के अंदर करंट दौड़ता है I। एक करंट I दौड़ने की वजह से यहाँ पे नॉर्थ पोल बनता है। ओके, ये वाला जो नॉर्थ पोल है ना, करंट दौड़ता है I, इसकी वजह से यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है। और ये वाले नॉर्थ पोल जो है ना, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल नीचे। लेकिन हम लोगों को है ना इसका मैग्नेटिक मूवमेंट पता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पता है, दैट इज इक्वल टू I इंटू A। लेकिन हम लोगों को मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसे निकालना मुझे भी पता नहीं, कैसे निकालना है इज क्वेश्चन मार्क स्टिल। एंड आई एम ऑल्सो क्यूरियस कैसे निकालते हैं, क्या अगर इसका एरिया चेंज करने से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट होता है क्या? और जैसे हम लोग ऐसा सॉलिनॉइड ले लेंगे तो इसकी लेंथ एक्स्ट्रा आ जाएगी, वो लेंथ का भी कुछ हिसाब रहता है क्या? मतलब लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है, ऐसा जो भी सवाल है। आगे बढ़ते हैं। कटिंग ऑफ मैग्नेट्स L इज L/2, ये हो गया। पोल स्ट्रेंथ जिसके बारे में मैं बताया था आपको, प्लस m माइनस m, एंड SI यूनिट इज एम्पेयर मीटर। अट्रैक्टिव पावर ऑफ बार मैग्नेट एट सेंटर पॉइंट इज 0। ये बार मैग्नेट है तो ये जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स विल बी 0, सॉरी अट्रैक्टिव पावर ऑफ बार मैग्नेट इज 0। इसको न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। नो मोनोपोल, that's why B dot ds is equal to 0. This is magnetic flux. Magnetic flux is always 0 at any case, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस चार्ज है, हम लोग सरफेस के अंदर डाल देंगे, क्लोज्ड सरफेस एरिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लूप, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड सरफेस एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा बाहर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आउट गोइंग इज ऑलवेज, क्या बोलते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी। लेकिन हम लोग नॉर्थ पोल को सेपरेटली बना नहीं सकते हैं ना, नॉर्थ पोल सेपरेटली रहेगा नहीं, उसके साथ में साउथ पोल भी रहेगा, जिसकी वजह से हमारा जो बनेगा ना ये जिसकी वजह से हमारे यहाँ से जो बाहर निकलेगा ना उतना ही अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कभी भी 0 आता है, कभी भी 0 आता है। ओके, कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती है, इज ऑलवेज 0। फोर्स बिटवीन पोल्स, ये कैसे निकालते हैं? दो आपके पास मैग्नेट है जिनके स्ट्रेंथ, ये दो मैग्नेट दिया है समझ लो,
अगर आपको इनके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में पता है M1 और M2, तो आप इनके बीच में फोर्स के बारे में भी पता कर सकते हो। K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पर K की वैल्यू U0 अपॉन 4 पाई होती है। सो इजी राइट, बस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पता रहनी चाहिए आपको। और आप यहाँ पे ये चीज़ भी देख पा रहे हो कि दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल M, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट, यानी कि इसके लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है मैग्नेट के, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये एरिया के ऊपर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना, ये वाले एरिया के ऊपर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और मुझसे एक और मैं शायद कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि मेरे पास, आप घर में रहते होंगे ना, आपके पास ऐसे छोटे छोटे मैग्नेट, मेरे पास तो सिलेंडर का शेप का है, सिलेंडर शेप का एक मैग्नेट है समझ लो ऐसा। मेरे पास 3-4 थे एक साथ छोटे छोटे, यहाँ पे कॉइन रखता हूँ मैं, चिल्लर है 1-2 चिल्लर, मैं चिपका दूँ, यहाँ से चिपक जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे दूसरा भी कॉइन लगा दूँ, तीसरा कॉइन भी लगा दूँ, चिपक जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा मैग्नेट फिर एक ऐड करूँगा, इसका मतलब ये चिपकना, ये यहाँ पे ज़्यादा कॉइन चिपकना शुरू होते हैं या नहीं होते, मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि फोर्स विल बी सेम राइट, फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, लेट मी रिपीट माई सेल्फ। तो हम लोग एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये वाला, आपके घर में भी ऐसे मैग्नेट थे होंगे, क्या कहते हैं, सिलेंडर शेप का, सिलेंडर है कौन से शेप के समझ लो, आपने चिल्लर चिपकाया होगा यहाँ पे चिल्लर चिपक गया, कभी कभी दूसरा चिल्लर भी चिपकता है। ओके, कभी नहीं चिपकता है, कभी चिपकता है। तो मेरा सवाल है कि अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट दूसरा ऐड कर दूँ, यही मैग्नेट, और तीसरा भी ऐड कर दूँ मैग्नेट इसके ऊपर, तो यहाँ पे चिल्लर चिपकना ज़्यादा हो जाएंगे क्या, ज़्यादा चिल्लर चिपकना शुरू करेंगे क्या, इज द क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यहाँ से तो आइडिया ये लग रहा है कि इसका यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है M, इसका यहाँ पे क्या है M, अगर मैं एक मैग्नेट लूँगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी M हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस M, यहाँ पे प्लस M, तो एक मैग्नेट लूँगा बोलो तो यहाँ पे भी प्लस M हो जाएगा, यहाँ पे माइनस M हो जाएगा। ओके, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यू M और M यहाँ पे सेम ही है ना, तो आई गेस फोर्स की भी वैल्यू सेम ही आ जाएगी। मुझे पता नहीं है, जवाब मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक डायपोल की बात कर रहे हैं हम लोग, या मैग्नेटिक फील्ड टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक डायपोल, और हम लोग लूप के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो एक ऐसा लूप है, ये इसके अंदर करंट जा रहा है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी बन गया है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऐसा बन गया है बोले तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसा, जिसकी वजह से टर्न होकर इधर आ जाएगा, समझ गए। दैट इज फॉर्मूला देख लो आप, टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B और एल्स MB साइन थीटा एंड वर्क डन इज इक्वल टू MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और ये वर्क डन कंजर्वेटिव है या एक्सटर्नल है वो भी देख लेंगे हम लोग। पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ M डॉट B, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ I अपॉन MB। इसको हम लोग अगले स्लाइड के अंदर निकाले शायद, या पहले ही निकाल चुके हैं, पहले ही निकाल चुके हैं, इसका मतलब कहाँ पर निकाले होंगे, यहाँ पर ऑसिलेशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाला एग्जांपल भी देख लो आप, टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B MB साइन थीटा, यहाँ पे M है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बोले तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसा, ये कॉइल बन जाएगा फाइनली ऐसा, है ना। मैक्सिमम टॉर्क लगेगा जब कॉइल रहेगा ऐसा, टॉर्क 0 हो जाएगा जब लगेगा हमारा मैग्नेट लूप बन जाएगा ऐसा। ओके, M क्रॉस भी हो गया, MB साइन थीटा भी हो गया। वर्क डन इज इक्वल टू, देखो यार कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव एक बार कंफर्म कर लेना है, MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगी वैल्यू। हम लोगों ने कैसे निकाला, वर्क डन फ्रॉम थीटा 1 से लेके थीटा 2, dW इज इक्वल टू MB साइन थीटा D थीटा, MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, जो भी ये देख लेंगे। PE इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ M डॉट B, MB cos थीटा माइनस ऑफ MB cos थीटा। ओके, और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी व्हेन कॉइल इज लाइक दिस 0 मान रहे हैं,
ये कॉइल ऐसा रहेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, इसका डायपोल मोमेंट ऐसा, एंगल 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0 होता है। तो दिस पोजिशन ऑफ कॉइल वी आर एज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0, एंड व्हेन दिस कॉइल इज टर्न दिस वे, करंट ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा जा रहा है, तो हम लोग मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। एंड व्हेन द कॉइल इज टर्न दिस साइड, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, तब हम लोग मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट इज 2 पाई r अपॉन v। r की वैल्यू इधर है एंड v की वैल्यू इधर है। r इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई z, v इज इक्वल टू z बाई n। करंट इन nth ऑर्बिट इज I इज इक्वल टू q बाई t। q का कुछ भी नहीं बनेगा, t का बनेगा। सो दिस इज इनवर्स ऑफ t। t की वैल्यू इधर निकाली हम लोगों ने। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू u नॉट I अपॉन 2r, सेंटर ऑफ अ रिंग। हम लोगों को सिर्फ I और R की वैल्यू डालना है, डाल दो आ जाएगा जवाब। मैग्नेटिक मोमेंट इन nth लूप I इंटू A इज पाई r स्क्वायर, तो एक r स्क्वायर की वैल्यू, एक I की वैल्यू। दिस इज I, दिस इज r स्क्वायर। फाइनल आंसर इज n। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ nth लूप का दूसरा फॉर्मूला आता है म्यू बी इंटू n। L इज इक्वल टू एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई। h 2 पाई कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ n देगा। मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू n। एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू n। Relation between magnetic moment and angular momentum of orbital electron. Magnetic moment is I into A. I is Q by T, where T is 2 pi by omega, where omega is V by R. So this will become V upon 2 pi R. What about A? A is pi R square. Since orbital electron moves in circle, so pi R square. ये कट गया, बचा क्या, यहाँ का क्यू जो है ना, यहाँ पे ई बन जाएगा, और ऐसा क्यू भी लिख सकते हो, तो अब तो ई बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ई आ गया, वी आ गया, और इसका आर अभी आ गया, यहाँ पे बचा हुआ 2 भी आ गया। एम्स ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, एम वी आर एल बन जाएगा, ई एल अपॉन 2m और एल क्यू एल अपॉन 2m। वेक्टर फॉर्म के अंदर यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो नेगेटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट रहेगा, इसलिए नेगेटिव साइन। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम के साथ रहेगा। यहाँ पे देखने से आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे अगर मैं चार्ज की वैल्यू 1 कूलम ले लूँ तो चार्ज पॉजिटिव हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसकी वजह से ये जो टोटल चीज़ दिख रही है ये नेगेटिव ऑफ एल के जैसा दिख रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन एल के अपोजिट दिख रहा है, ऑल तो हम लोग चार्ज पॉजिटिव लिए थे, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जब चार्ज पॉजिटिव लेंगे जब एम की डायरेक्शन एल के बराबर साथ रहेगी, लेकिन यहाँ पे उसके अपोजिट रहेगी बता रहा है। बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने क्यों नहीं लिखा है, हम लोगों ने ई लिखा है। ई लिखा है, इसका मतलब जब आप
इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डालोगे तो एडिशनल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसके अंदर नेगेटिव चार्ज डालना चाहोगे तो डायरेक्टली चला जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी नेगेटिव। और एल्स आप इसको QL/2m लिख सकते हो नेगेटिव चार्ज के बिना। Angular momentum and magnetic moment when non-conducting charged body is rotated with angular speed। हम लोग एग्जाम्पल के लिए नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी का एग्जाम्पल चार्ज रिंग ले रहे हैं और इसको रोटेट कर रहे हैं एंगुलर स्पीड के साथ। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट इज I into A, this is I, this is A, L is equal to I omega, where I is angular momentum not current। I की वैल्यू mr स्क्वायर ओमेगा था, Q बाई टी के अंदर T की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी तो ये भी सब मिलके ये बन गया है और सिंप्लीफाई करने के बाद Q/2m आ गया। अर्थ मैग्नेटिज्म H को हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, I को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, शी X लिखा है यहाँ पे ना, मैं X कहूँ या शी कहूँ, X ही कहता हूँ, X कहने आसानी हो गया ना इसलिए। X मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहो या मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहो या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कहो, बस वर्ड मैग्नेटाइजिंग रहना चाहिए। मैग्नेटाइजिंग वर्ड आ जाए तो ये वाला H डाल देना है आपको। मैग्नेटाइजेशन आ जाए, इंटेंसिटी आ जाए, फील्ड आ जाए, इंटेंसिटी फोर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, कैसे तभी लिखा जाए, लेकिन मैग्नेटाइजेशन वर्ड आ गया है इसका मतलब I आ गया, याद रखो। तो ससेप्टिबिलिटी तो ससेप्टिबिलिटी है, इसको कुछ नहीं करना। H क्या है ना, H का रिलेशन भी है, I का रिलेशन भी है, X का रिलेशन भी है, इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों से अलग अलग रिलेशन भी हैं। मैं यहाँ से शुरू करने के बजाय यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, ये वाले हिस्से से शुरू करना आसान रहेगा। आसान बात, यहाँ पे एक मटेरियल है, बाहर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू म्यू इंटू H है, सॉरी म्यू नॉट इंटू H है। ओके, यहाँ पे आ जाओ थोड़ी देर के लिए। H को हम लोग थोड़ी देर के लिए बी एक्सटर्नल ही मानेंगे, ऑल्दो बी एक्सटर्नल नहीं है, ऑल्दो ये बी एक्सटर्नल नहीं है, लेकिन बी एक्सटर्नल ही मान के काम चलाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे कि H की वैल्यू बी एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट है, लेकिन आप बी एक्सटर्नल मान सकते हो, आपका काम आसान बन जाएगा। ओके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के अंदर I को आप मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड मान सकते हो थोड़ी देर के लिए, ऑल्दो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड अपॉन म्यू नॉट हो जाएगी एग्जैक्ट वैल्यू उसकी, लेकिन आप मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से मान के चलोगे तो आसान हो जाएगा समझना। तो ससेप्टिबिलिटी के बारे में बता दूंगा आपको, या यहाँ पर ही बता देता हूँ। आप जितना बी एक्सटर्नल डालोगे ना उतना ज़्यादा बी इंड्यूस होगा, तो याद रखना। आप जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड डालोगे तो मटेरियल के अंदर उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड फील्ड बनेगा, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, समझ गए। सो इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हुए बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू शी या एक्स इंटू बी इंटरनल लिख देते हैं। ओके, क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिख दूँ मैं बी एक्सटर्नल, बहुत बड़ा हो गया पेन, ये बहुत छोटा हो गया। बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू एक्स इंटू बी इंड्यूस्ड। इसी
इसी को आप इसके टर्म्स के अंदर भी लिख सकते हो। x इज इक्वल टू बी एक्सटर्नल अपॉन बी इंड्यूस्ड। बी एक्सटर्नल के बजाय हम लोग h मान सकते हैं और बी इंटरनल के बजाय हम लोग i मान सकते हैं। ऑल दो म्यू इंटू h और ये म्यू इंटू आई बनेगा, म्यू म्यू कट जाएगा। ओके, वापस यहाँ पर से हम लोग अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे और उसकी वैल्यू बी एक्सटर्नल है तो इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी। हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वैक्यूम के अंदर बी थी, तो मटेरियल के अंदर जाने के बाद बदल जाएगी और बदल कर वो है ना म्यू आर टाइम्स ऑफ बी बन जाएगी। बी टोटल, बी मतलब इसके अंदर जो है ना, इसको हम लोग टोटल मान रहे हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। बी टोटल इज इक्वल टू म्यू आर इंटू बी। ओके, इसको मैं पेन से लिख दूँ, बी टोटल इज इक्वल टू म्यू आर इंटू बी। ये चीज़ आपको पता है। बी एक्सटर्नल की वैल्यू म्यू नॉट इंटू एच, और जो बी इंटरनल है ना दैट डिपेंड्स ऑन बी एक्सटर्नल। जितना ज़्यादा बी एक्सटर्नल उतना ज़्यादा बी इंटरनल, और बी इंटरनल की वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई। ओके, तो टोटल बी की वैल्यू है ना, आप म्यू आर इंटू बी भी कह सकते हो, और एल्स बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड भी कह सकते हो। मेक सेंस आई गेस। यही चीज़ हम लोगों को इधर लेके आ जाता है। बी नेट और बी टोटल इज इक्वल टू बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड, दैट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, दैट इज म्यू आर इंटू बी। इतना हिस्सा बी बन जाता है। इनफैक्ट ये बी एक्सटर्नल बनेगा। ओके, इसकी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। बी एक्सटर्नल की वैल्यू हम लोगों को पता है म्यू नॉट इंटू एच, बी इंटरनल की वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई। हम लोग यू नॉट को उड़ा दिए तो ये बच गया, और आई को भी हम लोगों ने एच के टर्म्स में लिख दिया। कहाँ से? यहाँ से। तो हमारे को दूसरी वैल्यू ये मिल गई। ये एक रिलेशन था, अच्छे से याद रखो। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और म्यू मीडियम विल बी म्यू नॉट इंटू म्यू आर, दैट विल बी म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बजाय 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं लोग। ओके, सबको पता है इसके आगे मतलब जो भी रिलेशन आप जितने भी चाहो इतने बना सकते हो एक एक चीज़ को देख करके। और बी इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ बी एक्सटर्नल, एक्स सी बोलते हैं हम लोग, एक्स यही चीज़ है वो, एक्स इंटू बी एक्सटर्नल की वैल्यू म्यू नॉट इंटू एच, और एक्स इंटू एच को हम लोग आई मानते हैं, सो म्यू नॉट इंटू आई। बी टोटल इज 1 प्लस एक्स इंटू बी एक्सटर्नल। 1 प्लस एक्स को हम लोग म्यू आर मानते हैं, so that will bring us here, और 1 प्लस एक्स म्यू नॉट इंटू आई बाई एक्स। एच की वैल्यू आई बाई एक्स डाल सकते हैं हम लोग। बी एक्सटर्नल को म्यू नॉट इंटू एच और म्यू नॉट आई बाई एक्स। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये चीज़ देख लो, ये हम लोगों ने देख लिया, इसका वैल्यू एम्पियर पर मीटर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का एक और रिलेशन ये है कि I इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। M is magnetic moment, V is volume, tells us how much a material is magnetized। ये हमको बताता है कि मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो गया, और इनफैक्ट मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो गया वो हम लोग को पता चलता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड से। मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रहेगा। वही दैट इज दिस इज बी इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एक्सटर्नल, राइट। वही चीज़ बी एक्सटर्नल ये है, बी इंड्यूस्ड ये है। हर चीज़ रिपीट होगी यहाँ पे क्योंकि सब रिलेटेड है एक दूसरे से।
and X's susceptibility is easy to get magnetized. यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि इतना ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालने पर इंटरनल इंड्यूस्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, इसी का रेशियो ये। और इनफैक्ट आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो क्या, बी इंड्यूस्ड है ना, इसको हम लोग लिख देता हूँ मैं, बी इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ बी एक्सटर्नल, और यहाँ पे बी टोटल इज इक्वल टू म्यू आर टाइम्स ऑफ बी एक्सटर्नल। एंड हियर एक्स टाइम्स ऑफ बी एक्सटर्नल लिखा है हम लोगों ने, क्यों लिखा था मैं, हाँ मैं ये बताना चाह रहा था कि x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ना वो इस डायरेक्शन में रहेगी, और x की वैल्यू अगर पॉजिटिव बन जाए तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन जाएगी, और x की वैल्यू पॉजिटिव एंड ग्रेटर दैन 1 से बड़ी बन जाए तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बाहर के वाली मैग्नेटिक फील्ड से भी ज़्यादा बड़ी बनकर बता सकता है, समझ रहे हो। दैट विल बी इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो खतरनाक गढ़ बन जाएंगे मैग्नेट। आगे बढ़ते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दे आर वीक, दे रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड, इनका म्यू आर लेस देन 1 होता है, एक्स नेगेटिव होता है। ये वही प्रजाति है जहाँ पर हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, अगर एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में बन रहा है तो एक्स इज माइनस, म्यू आर इज 1 प्लस एक्स। ग्रेफाइट बिस्मथ एग्जाम्पल्स हैं इसके। ये एग्जाम्पल दिया गया है, देखो इनके अंदर शुरुआत में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी खुद की इंडिविजुअल एटम्स में भी, लेकिन बाहर से जब मैग्नेटिक फील्ड डालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अपोजिट डायरेक्शन। पैरामैग्नेटिक के अंदर इनकी आपस में मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन वो एक दूसरे को काट रहे थे, लेकिन जब आप एक्सटर्नल डालोगे तो वो एक दूसरे को काटने के बजाय मिल जाएंगे और एक डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। दे आर वीक, दे आर अट्रैक्टिव, म्यू इज ग्रेटर देन 1, एक्स इज पॉजिटिव, ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। फेरोमैग्नेटिक आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे अट्रैक्ट। फेरोमैग्नेटिक के अंदर केस अलग है थोड़ा, इनके अंदर डोमेन्स बनते हैं। डोमेन्स मतलब ये एक डोमेन है मान लो, तो ये वाले डोमेन के अंदर हर एक जो कहते हैं ना वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उनका। मैग्नेटिक फील्ड सही वर्ड नहीं है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज द राइट वर्ड। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक मूवमेंट कह दूँ तो सही वर्ड रहेगा, का मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता रहेगा। इनफैक्ट जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन रहेगा ना, आप उसी से मैग्नेटिक फील्ड में भी ये करेंगे ना, बिकॉज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट, और एटलीस्ट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर मैं ये बोल रहा था कि वो डोमेन्स बनाए हुए रहते हैं, एक वाला हिस्सा एक जगह पर ही पॉइंट करता रहता है और दूसरा वाला हिस्सा कोई और जगह पॉइंट करता रहता है, तीसरा वाला हिस्सा कोई और जगह पे, तो इनका टोटल 0 आता है। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड डाल दोगे तो इनका टोटल, इन सब का जो कहते हैं डायरेक्शन एक ही तरफ हो जाएगा। और ये बहुत स्ट्रांगली बिहेव करते हैं, सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बस x is greater than, x is positive and x is very much greater than 1, mu is also very much greater than 1, I is very much greater than h। मैंने जो बताया था, कभी कभी इसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा बन जाती है कि वो इससे भी ज़्यादा बन जाती है। दे आर इन फेरोमैग्नेटिक। क्यूरीज लॉ,
जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डाइपोल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कमज़ोर हो जाएगा, यानी एक्स भी कमज़ोर हो जाएगा। एक्स वॉज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो अगर इंड्यूस्ड कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से तो शायद बी यानी सी यानी कि एक्स भी कम हो जाएगा। और इसका रिलेशन इधर दिया गया है, x इज इक्वल टू सी बाई टी। सी इज सम कॉन्स्टेंट एंड सी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स एंड टी इज टेम्परेचर। इन्वर्सली जा रहा है। देखो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि x इज इक्वल टू आई बाई एच। यहाँ पर I was induced magnetic field, right, and H was external magnetic field. इसके अलावा जो induced magnetic field है ना, they comes from magnetic moment, right? मैग्नेटिक मोमेंट से आते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू I इंटू ए से आती है। I की वैल्यू V बाई आर से आती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर R की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, I की वैल्यू डिक्रीज़ करती है, M की वैल्यू डिक्रीज़ करती है, यानी कि इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है, यानी कि X की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर I डिक्रीज़ करता है, X डिक्रीज़ करता है। सी और इन्वर्सली डिक्रीज़ करता है, उसका भी ग्राफ हम लोगों को मिल गया। क्यूरीज लॉ ये था हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे बोले तो आपको सर्टेन पॉइंट कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनेगा, जो हम लोग अभी स्टडी नहीं करेंगे। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं है कितना कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं है। कुछ कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनेगा, मुझे इतना मालूम है। कब तक? अप टू सर्टेन पॉइंट। वो वाला पॉइंट को हम लोग TC कहते हैं। TC यानी क्यूरीज टेम्परेचर। इस पॉइंट पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था आपका, वो बन जाता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बन जाता है ये टेम्परेचर के लगते साथ ही। और ये टेम्परेचर के आगे जो हमारा फेरोमैग्नेटिक था वो तो पैरामैग्नेटिक बन गया, तो पैरामैग्नेट के जैसा ही बिहेव करेगा, यानी कि ऐसा बिहेव करना शुरू करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। सो दैट्स हाउ इट विल बिहेव। थिंक दैट इज क्लियर। और इसका फॉर्मूला, ये वाले ग्राफ का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। बहुत सिंपल है। T की जगह पे T माइनस सी, इसकी वजह से ये थोड़ा यहाँ के बजाय यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। और भी है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं, पैरामैग्नेटिक स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फेरोमैग्नेटिक डोमेन से बनते हैं। और इनका ग्राफ डायग्राम ऐसा दिखता है। एक छोटा सा सवाल बन भी सकता है, जैसा मान लो क्या हम लोग यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक का जो डायग्राम है ना, ऐसा बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम लोग बॉक्स तो ड्रॉ कर दिए, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड है ना, पहले ऐसा डाला था, समझ मतलब जब यह वाला हिस्सा नहीं था, तब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, ओके। लेकिन जब हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डालेंगे तो क्या हम लोग यहाँ पे चार मैग्नेटिक फील्ड अंदर डाल सकते हैं? कोई एक मैग्नेटिक फील्ड अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं क्या?
टू शो दैट इट इज़ ऑफ हाई स्ट्रेंथ। क्या जब यहाँ पे 3 मैग्नेटिक फील्ड थे तो यहाँ पे भी 3 ही मैग्नेटिक फील्ड रहना चाहिए। ओके, तो डायमैग्नेटिक डायग्राम भी देख लिया हम लोगों ने। और आई और एच का स्लोप, आई और एच का ग्राफ देखो। जैसे एच इंक्रीज करोगे वैसा ही आई इंक्रीज होगा, और आई हम लोगों को मालूम है एच के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, सो दैट विल बी नेगेटिव डायरेक्शन। एम इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंडिविजुअली नहीं रहेगा और टोटल में भी नहीं रहेगा। व्हेन देयर इज़ नो, में यहाँ पे लिखना चाहिए नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तब इंडिविजुअल भी नहीं टोटल भी नहीं। इसके अंदर इंडिविजुअल रहेगा लेकिन टोटल नहीं रहेगा, यानी कि इंडिविजुअल ऐसा 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 इनका डायपोल मूवमेंट रहता है लेकिन टोटल कट जाता है। इस केस के अंदर इंडिविजुअल में भी रहता है और डोमेन के अंदर भी रहता है, लेकिन जो डोमेन रहता है ना वो एक दूसरे को आपस में काट देते हैं, तो टोटल नहीं रहता। दोनों केस में टोटल में नहीं है देखो, लेकिन जब आप एक्सटर्नल डालोगे तो टोटल आ जाएंगे इन तीनों में भी। ओके, म्यू आर की वैल्यू 1 से लेके 0, यहाँ पे 2 से लेके 1, यहाँ पे ग्रेटर, वेरी मच ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा है कि ग्रेटर देन 2। ओके, याद रखो। बट इट इज़ ऑल्सो सेइंग दैट कोई मटेरियल की म्यू आर की वैल्यू 1.8 हो जाए है और वो फेरोमैग्नेटिक रहे, ऐसा भी हो सकता है शायद। और इसको यहाँ पे ग्रेटर देन 2 भी लिख सकते थे ना, वेरी मच ग्रेटर देन 1 बोल के लिखा हुआ है उन्होंने। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, फोर्स की बात करते हैं। इन सब ये आप देखिए कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहले ये देखो। नॉर्थ पोल साउथ पोल हम लोगों को मालूम है क्या रिपेल करता है ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये नीचे जाएगा। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट करता है तो ऊपर जाएगा। यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा नहीं, बहुत ऊपर आ जाएगा। इस वाले केस के अंदर ये रिपेल करता है ना, तो दिस डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा। ये 3D का मैंने डायग्राम बना दिया, तो ये है ना इस डायरेक्शन में है। ओके, नॉर्थ और साउथ पोल के परपेंडिकुलर में है, लेकिन ये नॉर्थ और साउथ पोल को लग के ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा है। ये वाला देखो अभी, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये वाला देखते हैं, ये वाला आसान है। इसीलिए जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एकदम करीब हैं, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एकदम करीब हैं तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम उनकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी सेंटर पे। तो हम लोगों को मालूम है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पैरामैग्नेटिक अपोज करता है वो वहाँ से दूर भागेगा, इसलिए बीच में डिप आ गया। लेकिन जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दूर दूर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नॉर्थ पोल पे पोल के करीब ज़्यादा रहेगी और सेंटर पे कम हो जाएगी। इसीलिए ये क्या करेगा, कहाँ पे कम रहेगी वहाँ पे भागेगा। यहाँ पे आ जाओ, ये अट्रैक्ट होता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल करीब है बोले तो सेंटर पे फुल मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर पे जाके बैठेगा। लेकिन जब आप दूर कर दोगे तो क्या कहते हैं, पोल्स के ऊपर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो ये फोल्ड्स के ऊपर जाके बैठेगा मैग्नेटिक फील्ड। यस, इसके अंदर इसी चीज़ का थोड़ा एक्सट्रीम केस बनता है और कुछ नहीं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहो या फोर्स कहो या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कहो, बस मैग्नेटाइजिंग वर्ड रहना चाहिए, तो हम लोग हैच मान लेते हैं। ओके, एक और रिलेशन है, देखो अच्छा रहेगा ये। हम लोगों ने देखा था कि H इज इक्वल टू बी एक्सटर्नल, बस डिफरेंस ये है कि नीचे म्यू नॉट आ जाएगा। हम लोगों ने वही किया, म्यू नॉट नीचे भेजा तो हम लोगों को H की वैल्यू मिल गई। और उसके अलावा H की वैल्यू वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट, जहाँ पे B की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। म्यू मीडियम इंटू n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू I, म्यू एन आई, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एट द सेंटर पॉइंट। इसको पुट कर दो इधर,
और सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा, म्यू आर एन आई। म्यू आर एन आई, एच की वैल्यू म्यू आर एन आई आ गई। हाल तो यहाँ पे म्यू आर नहीं दिया गया है, उसका क्या करें अभी। What do we do about that? कुछ नहीं करना। यहाँ पे बी क्या था, बी एक्सटर्नल था, बी टोटल नहीं था, तो यहाँ पे म्यू एम नहीं बल्कि म्यू नॉट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे म्यू आर नहीं बचेगा। ओके, तो एन आई ही बचेगा। तो एन आई पुट कर देंगे हम लोग, एच इज इक्वल टू एन आई। एन आई पुट कर देंगे, बस खत्म। और कुछ बचा है नहीं ना। और ये जो एन आई था ना, ये सोलेनॉइड का ही था एन आई, एच इज इक्वल टू एन आई। लेकिन अलग अलग चीज़ों में अलग अलग वैल्यू आ सकती है, जैसे कि एच इज इक्वल टू बी एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट था ना, तो बी एक्सटर्नल की वैल्यू हमारे जैसे रॉड के लिए अलग रहती है, जैसे कि आई म्यू नॉट आई अपॉन 2r भी रहती है कहीं पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r भी आती है, 2 पाई r भी आती है कहीं पर। सो दैट्स हाउ हमारे अलग अलग फॉर्मेज रहेंगे अलग अलग डायग्राम के लिए, मतलब अलग अलग शेप्स के लिए जो भी है वो उसके लिए। यहाँ पे बस सोलेनॉइड के लिए ये रहेगा एन इंटू आई, एच इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट और मैग्नेटिक फील्ड अपॉन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे आप म्यू नॉट के बी नॉट के बजाय एच इज इक्वल टू बी टोटल अपॉन म्यू एम लिख सकते हो। यहाँ पे म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। एच के बजाय एन आई लिख दिया हम लोगों, एन आई इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन बी टोटल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर। वही चीज़ हम लोगों ने रिपीट करी है यहाँ पे। म्यू नॉट म्यू आर और म्यू एम भी लिख सकते हो आप, दिस इज इक्वल टू बी टी अपॉन एच, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यहाँ पे बी टोटल इज इक्वल टू म्यू आर इंटू बी नॉट, बी टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच, तो म्यू एम इंटू एच भी कह सकते हैं। तो दैट्स इट, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा लेक्चर।